हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि मैं कुछ दिन पहले सिम्फर वाली एक वीडियो डाला हुआ था। तो उसमें बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि सिम्फर का सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनेगा। तो आज मैं सिम्फर से रिलेटेड सिलेबस को बड़ा ही डिटेल में समझाने का कोशिश करूँगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वैकेंसी डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सिम्फर के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आप जान लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिम्फर के वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सिम्फर का वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सिम्फर के साथ दो इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है। एक है CSIR, ऐसे कभी भी लिखाता है सिम्फर तो कुछ ऐसा लिखाता है CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद। तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक अलग संस्थान है। और सिम्फर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद, ये एक अलग संस्थान है। लेकिन दोनों संस्थान का काम लगभग एक जैसा है। तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए, कुछ कुछ काम के लिए दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो धनबाद में जो ऑफिस है वो आपका CSIR और सिम्फर लिखा था। कभी भी आप देखिएगा तो CSIR देखिए, इधर जो CSIR का लोगो है, इधर देखिएगा सिम्फर का लोगो है। बहुत जगह ऐसा है कि सिर्फ सिम्फर है, बहुत जगह ऐसा है सिर्फ CSIR है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया गया है। जैसे धनबाद का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दोनों को, सिम्फर को और CSIR को मर्ज कर दिया गया है। इसका बेसिक काम क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डायरेक्टली होम को इंट्रोडक्शन में जाके आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएंगी। बट मैं आपको शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ ब्रीफली, कि बेसिकली सिम्फर का काम एक रिसर्च, जैसे कि नाम ही जुड़ा हुआ है, फ्यूल रिसर्च, माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। तो माइनिंग और फ्यूल रिसर्च का मतलब क्या होता है? बहुत सारा फ्यूल मिनरल होता है, उस फ्यूल मिनरल का क्वालिटी का जांच करना। क्वालिटी में बहुत सारा टर्म आता है, उसका लैब टेस्टिंग करना, केमिकल एनालिसिस करना, है ना, उसका एक रेट तय करना, फिक्स करना, ये सब काम बेसिकली सिम्फर और CSIR का काम होता है। ठीक है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन और भी बहुत सारा है भारत में। एक है QCI। QCI का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। एक आपका CSIR है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड, CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी तरह सिम्फर भी है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये सभी कुछ संस्थान है, ऐसे संस्थान है जो बेसिकली जो माइनिंग और फ्यूल है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कुछ अलग अलग टाइप के गैस के सैंपल हो गए जो माइनिंग से संबंधित है, उनका जांच करना, परीक्षण करना, एनालिसिस करना, उसमें उसका क्वालिटी का जांच करना। जैसे कोयला है, ठीक है, मान के चलते हैं कोयला है, तो कोयला में बहुत सारे टर्म होता है, वोलेटाइल मैटर देखना पड़ता है, एस कंटेंट देखना पड़ता है, सल्फर कंटेंट देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो सब का जांच करने का जिम्मेदारी सिम्फर लेता है। तो बहुत सारा कंपनी, जैसे BCCL है, BCCL को अगर जरूरत पड़ेगा जांच करने का, BCCL के पास अगर लैब अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में वो सिम्फर को वो काम अलॉट कर सकता है और सिम्फर वो जांच का काम करेगा। BCCL सैंपल ले लेके भेजेगा और ये जांच करेगा। चलिए, अभी हम पूरा एक एक चीज को और थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, BCCL एक कंपनी है जो कोयला का माइनिंग करती है। ठीक है। अब कोल का माइनिंग करने के बाद ये कोयला किसको भेजती है? कंज्यूमर को। किसको दे रही है? मान के चलिए कंज्यूमर को वो कोयला दे रही है। कंज्यूमर यहाँ पे कस्टमर भी कह सकते हैं आप, इसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। कस्टमर का मतलब होता है और कंज्यूमर का मतलब एक तरह से सेम समझो ना, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। कंज्यूमर को कोयला बेचती है। कंज्यूमर कौन है? मान के चलते हैं कि DVC उसका कंज्यूमर है। BCCL कोयला निकालती है, ये माइनिंग करती है। और DVC का काम क्या है? ये बेसिकली बिजली का प्रोडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है, तो इसको, इसके लिए कोयला का जरूरत पड़ता है। तो BCCL से कोयला मांगती है। अब एक, जब दोनों के बीच में MOU साइन हुआ होगा, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इनके बीच में जब MOU साइन हुआ होगा, उस टाइम ही ये फिक्स कर दिया गया होगा कि आपका जो कोयला है, आपका कोयला के हिसाब से
जो बीसीसीएल होगा, बीसीसीएल बोला होगा कि मेरा जो कोयला होगा, मेरा कोयला में वोलेटाइल मैटर इतना परसेंट होगा, एस कंटेंट इतना परसेंट होगा, सल्फर कंटेंट इतना परसेंट होगा, ऑक्सीजन का मात्रा इतना होगा, कार्बन का मात्रा इतना होगा, है ना, नाइट्रोजन इतना होगा, सल्फर, तो अपना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होगा। जैसे आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसमें एनर्जी जो है वो इतना किलो कैलोरी है, फैट जो है वो इतना किलो कैलोरी है, शुगर जो है वो इतना किलो कैलोरी। उसी तरह से बीसीसीएल जब अपना कोयला बेचता है तो कंज्यूमर को, डीवीसी को एक लेटर भेजता है। उस लेटर में ये बताता है कि भैया हमारा जो कोयला है उसका क्वालिटी कुछ ये रहा। अब बीसीसीएल कोयला दे दिया कंज्यूमर को यानी डीवीसी को। अब डीवीसी क्या करेगा, वही वाला जो कोयलवा भेजा है बीसीसीएल, वो कोयलवा को जांच करेगा, या तो खुद जांच करेगा या किसी से करवाएगा। तो जांच कैसा होगा, लैब टेस्टिंग क्या होगा, लैब टेस्टिंग। अब लैब टेस्टिंग का मान लीजिए फैसिलिटी डीवीसी के पास नहीं है, डीवीसी को रोज रोज तो अब जांच कर नहीं सकता ना, महीना में या रैंडमली कुछ लेके जांच करता है। कुछ सैंपल का रोज जांच होता है, कुछ का रैंडम होता है, कुछ का मंथली बेसिस पे होता है, कुछ का क्वार्टरली होता है, कुछ का ईयरली होता है। तो अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है, अलग अलग टाइप का टाइमिंग होता है। तो अब उतना डीवीसी अगर नहीं कर पाएगा, उसके पास उतना टीम नहीं है, तो वो लैब टेस्टिंग के लिए हायर करेगा अथॉरिटी, जैसे सिम्फर, जैसे सीएसआईआर, जैसे क्यूसीआई, जैसे और भी बहुत सारा है इंस्टीट्यूशन। इनमें से किसी को भी वो हायर कर लेगा, जिसको भी उसको सही लगता है उसको हायर कर लेगा। इसी में सिम्फर और सीएसआईआर आता है, जिसमें ज़्यादातर ज़्यादातर कोल माइनिंग वाला और फ्यूल वाला रिसर्च इसी को माना जाता है, इसको प्रीफेबल माना जाता है। अब ये सिम्फर क्या करेगा, वही कोयला का, कंज्यूमर का कोयला को लैब टेस्टिंग करेगा, उसमें फिर बताएगा कि नहीं वोलेटाइल मैटर, बीसीसीएल कह रहा था वोलेटाइल मैटर 15% है, जबकि यहाँ पे तो 12% है। ठीक है, तो वोलेटाइल मैटर ज़्यादा रहता है तो कोयला का रेट ज़्यादा होता है, वोलेटाइल मैटर कम रहता है तो कोयला का रेट थोड़ा घट जाता है। मॉइस्चर कंटेंट बीसीसीएल बोला था, मॉइस्चर कंटेंट बीसीसीएल बोला था कि 14% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट नाप रहे हैं तो देख रहे हैं 18% है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डीवीसी का टीम और बीसीसीएल का टीम बैठेगा और मोल मोलाई होगा कि भैया आप बोले थे इतना होगा, लेकिन इतना नहीं, इतना है, तो हम इतना पैसा नहीं देंगे, इतना देंगे। तो दोनों का मार्केटिंग टीम बैठ के मोल मोलाई करेगा, एक वो बीच का रेट तय करेगा, उसके बाद उसी के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में सीएसआईआर और सिम्फर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और उसी भूमिका को निभाने के लिए आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है। हर साल जनरली रखती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें होता है पर्सनल असिस्टेंट का वैकेंसी। पर्सनल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है डिप्लोमा वालों को, है ना, सिम्फर वाला, तो उसका काम बेसिकली है लैब में टेस्टिंग करना, कोल का एनालिसिस करना, कोल का अलग अलग टेस्टिंग होता है जो आपको उसी टाइम सिखाया जाएगा। ठीक है, और मेरे पास अगर मौका रहा तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। ये हम क्यों बताए हैं, आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्फर का सिलेबस क्या है, तो देखो यार, वॉल्यूम 2 सिम्फर का पहला बात तो कोई भी ऑफिशियल सिलेबस है ही नहीं, कोई ऑफिशियल सिलेबस सिम्फर जारी नहीं किया है। लेकिन सिम्फर ने जहाँ जहाँ इंटरव्यू लिया है, बिलासपुर में, रांची में, धनबाद में, डिगवाडी में, उन इंटरव्यू के बेसिस पे उससे जो डाटा निकल के आता है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली कौन कौन सा चीज़ पूछा जाता है। चल, सबसे पहले वॉल्यूम 2 का जो पहला वाला सेक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं ए सेक्शन, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। अगर नहीं हुआ है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि गैस से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वगैरह जितना भी होता है वॉल्यूम 2 में जितना भी दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ तक हमको याद है, माइन गैसेस के बारे में दिया हुआ है, उसका डिटेक्शन कैसे होता है वो दिया हुआ है, अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ है कि हवा कहाँ कितना होता है, ह्यूमिडिटी कितना होता है, कितना दिन में जांच होता है, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग टाइप से, उसके बारे में दिया हुआ है, इसका कैसे कंट्रोल किया जाता है, स्प्लिटिंग क्या होता है, कोर्सिंग क्या होता है, ये सब दिया हुआ है। साथ ही साथ माइन फायर के बारे में दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 का कंटेंट आपको हमको बताने का जरूरत नहीं है यार, वॉल्यूम 2 यानी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम पढ़ा चुके हैं अपने सारे बैच में। पहले हम यही स्टार्ट करते हैं ईएमटी वाला, तो उसको इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब आप उसको सिलेबस से मैच कीजिएगा, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे यूपीपीएससी का माइंस इंस्पेक्टर वाला सिलेबस हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, ईएमटी वॉल्यूम 2 का अच्छा खासा पोर्शन रहता है। इसीलिए हम यहीं से शुरुआत ही करते हैं, और ये आसान भी है, तो लड़का लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भैया हम तो एगो किताब चाट के बैठे हैं। चलिए, तो वॉल्यूम 2 आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक्सप्लोसिव
इन माइंस, एक्सप्लोजन इन माइंस भी पढ़ना पड़ेगा इसमें। कुछ रेस्क्यू ऑपरेटर्स होते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा, माइंस का लाइटनिंग, डिजास्टर, डिजीज। तो वॉल्यूम 2 का सेक्शन नंबर ए अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं वॉल्यूम 1। तो देखो यार, वॉल्यूम 1 पूरा नहीं पढ़ना है, वॉल्यूम 1 का कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वही पूछे गए हैं। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि यही पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई मापदंड नहीं है उसका, लेकिन जो जनरली पूछा गया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर है वो सेलेक्टेड है। सबसे पहले एक्सप्लोसिव वाला जो चैप्टर है, वॉल्यूम 1 मतलब ईएमटी की बात कर रहा हूँ मैं। ईएमटी यहाँ लिख देते हैं यार, लड़का लोग कंफ्यूज आ जाता है। ईएमटी वॉल्यूम 1, एक सेकंड देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है कि पोपट हो गया मेरा। हाँ होने भाई, ऑन है, चलो। ऐसा बहुत बार हुआ है, 20-20 25 मिनट बोले, लास्ट में देखे तो पोपट उड़ गया मेरा यार, रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम क्लास पूरा ख़त्म करा दिए हैं रिकॉर्ड करके, और लास्ट में पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, तो फिर 1 घंटा का पूरा मेहनत बेकार चला गया। खैर, वॉल्यूम 1 में एक्सप्लोसिव वाला जो चैप्टर है, जो आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है, एक्सप्लोसिव के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद उसका डेटोनेटर है, उससे रिलेटेड जो एसेसरी है, डेटोनेटिंग कोड वगैरह, ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। वॉल्यूम 2 में गैस, गैस तो एकदम कर लेना है, इंस्ट्रूमेंट भले छूट जाए आपसे, गैस के बारे में तो एकदम कर लेना चाहिए। और वॉल्यूम 1 में एक्सप्लोसिव वाला चीज़ तो एकदम कर लेना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। वॉल्यूम 1 में एक और चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको हम भी आई, जितना भी लगा सकते हैं लगाइए, उसको कहते हैं। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। अभी चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 2 को पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी एक बार इसको अगर आप नोट किए होंगे या ध्यान में रखे होंगे तो अभी हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, देखो चैप्टर नंबर 2 में तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन है मिनरल का, फ्यूल मिनरल, फ्यूल का। तो फ्यूल का क्लासिफिकेशन आप पढ़े होंगे, 4 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और न्यूक्लियर। जिसमें सॉलिड में कोयला वोयला आता है, और डीजल लिक्विड वाला में आता है, गैस में आता है, जो गैस होता है लिग्नाइट गैस, ओवन वाला गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, वाटर गैस, और न्यूक्लियर में यूरेनियम वाला और इस टाइप का आता है। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है फ्यूल का, उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूलॉजी भी जानना पड़ेगा, कोल का क्या ओरिजिन है, ड्रिप थ्योरी, इन सिटी थ्योरी जो है उसको आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। रैंक ऑफ कोल की अगर मैं बात करूं, रैंक ऑफ कोल में बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी पढ़ना पड़ेगा। एकदम याद रहना चाहिए कि बिटुमिनस कोयला का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, एंथ्रासाइट कोयला का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, ठीक है। ये सब एकदम याद होना चाहिए। ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, भैया बताओ कैलोरीफिक वैल्यू बिटुमिनस कोयला का कितना होता है, ठीक है। तो ये तो एकदम याद होना ही चाहिए। इसके बाद, एक सेकेंड, इसके बाद आप अगर जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग में आ नहीं रहा है, जोर पड़ रहा है, रुक जाइए, सोचने दीजिए। हाँ, बाकी जूलॉजी से रिलेटेड कुछ हल्का फुल्का पूछता है, बैंडेड कंस्टिट्यूएंट वगैरह, ठीक है। अब एक आता है कॉमर्शियलाइजेशन, लिखा नहीं रहा है, कॉमर्शियल ग्रेड, कॉमर्शियल ग्रेड ऑफ कोल। कोल का 17 ग्रेड होता है कॉमर्शियली, वो 17 ग्रेड आपको याद करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? आरओएम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ माइंस, मतलब जो छटा हुआ कोयला सब होता है, तो ये सब बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा। स्टैक कोयला क्या होता है, स्लैग कोयला क्या होता है, रूप कोयला क्या होता है, स्टीम कोयला क्या होता है ना, स्टीम कोयला, रूप कोयला, स्लैग कोयला क्या होता है। इसके बाद एनालिसिस का भी टाइप होता है 2 ठो, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। एक आता है अल्टीमेट एनालिसिस, एक आता है आपका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब तो एकदम पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चैप्टर नंबर 2 को तो एकदम डिटेल में, मेरा मानना तो यही है कि आपको चैप्टर नंबर 2 करना चाहिए, और पैरेलल पे वॉल्यूम 1 का जो गैस है इसको कर लेना चाहिए, और साथ में वॉल्यूम 2 का जो हम आपको, सॉरी, वॉल्यूम 2 का जो गैस है वो कर लेना चाहिए, और वॉल्यूम 1 का एक्सप्लोसिव चैप्टर कर लेना चाहिए। पहले ये सब चैप्टर करना चाहिए, वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 1 का
चैप्टर नंबर 2, ये सब 3 चैप्टर पूरा पहले करना चाहिए, उसके बाद बाकी वॉल्यूम 2 को कोशिश करना चाहिए कि हम पूरी कवर करें। ठीक है, चलिए। तो एनालिसिस में हम आपको बता रहे थे अल्टीमेट एनालिसिस है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है, ये सब आपको पढ़ना होगा। जब आप अल्टीमेट एनालिसिस पढ़ेंगे तो उस टाइम, या अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस सॉरी पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको एस कंटेंट के बारे में पता चलेगा, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पता चलेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा। वॉलेटाइल मैटर जिसको हम लोग वीएम शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, वॉलेटाइल मैटर के बारे में, फिक्स्ड कार्बन क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। एस कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, वॉलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन, है ना, ये आपको पूरा ही डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सैम्पलिंग का कुछ मेथड होता है, सैम्पलिंग का कुछ मेथड होता है, जैसे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का कुछ मेथड होता है, एयर रिसीव्ड, एयर ड्राइड। ठीक है, तो वो सब हल्का फुल्का पढ़िएगा, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक टॉपिक आपको मिलेगा मॉइस्चर कंटेंट करके, ठीक है, मॉइस्चर परसेंटेज कंटेंट, तो उसमें कुछ कुछ डाटा है, उसको आपको रटना पड़ेगा। पूछता है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। फिर आपको नॉन कुकिंग कोल का ग्रेडिंग पढ़ना होगा। नॉन कुकिंग कोल का ग्रेडिंग, इसको नापने के लिए हम लोग बॉम्ब कैलोरीमेट्री का यूज़ करते हैं, कैलोरीमीटर। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है अपना टाइम का, मेरे से पूछा गया था। बॉम्ब कैलोरीमेट्री में कैलोरीमीटर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। बेसिक हम बता देते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये फेमस है। फिर आपका यू एच, यूजफुल हीट वैल्यू, यू एच भी आ जाता है, ठीक है। आपका इसका फार्मूला एक पूछता है डायरेक्टली, कुछ ऐसा है 89900 ए प्लस एम माइनस समथिंग, यहाँ पे डाटा है, एक्स डाटा है, कुछ ऐसा दिमाग में पूरा नहीं आ रहा। तो यूएचपी का फार्मूला भी पूछता है, बाकी आपको हम बता ही चुके हैं। फिर थोड़ा सा जोर डालने दीजिए, दिमाग में कमज़ोर है, गरीब आदमी का खोपड़ी है, उतना काम नहीं करता है। बाकी इसमें कुछ कुछ है कि रिजेक्ट क्या होता है, एस परसेंटेज, बेसिकली यही है यार, कुछ ऐसा है नहीं। कोकिंग कोल का थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, कोकिंग कोल, है ना, कोकिंग कोल का जो टॉपिक होगा उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ टर्म खाली पढ़ना है, टर्म का मतलब जानना है, जैसे कैकिंग इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोक्सीमेट एनालिसिस तो हम आपको बता दिए, केमिकल कंपोजिशन बता दिए, फ्यूजन क्या, स्वेलिंग टेस्ट क्या होता है, स्वेलिंग टेस्ट ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी टेस्ट क्या होता है, प्लास्टिसिटी टेस्ट क्या होता है ना। ये सब आपको थोड़ा सा अच्छे से जानना पड़ेगा, डिटेल में जानना पड़ेगा। प्लास्टोमीटर से हम लोग जनरली जांच करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था, हमको याद आ गया। प्लास्टोमीटर से बेसिकली हम लोग जांच करते हैं जांच करते हैं, ठीक है। बाकी कूल वाशिंग में हल्का हल्का टर्म है, कूल वाशरी वाला जो होता है ना, कूल वाशिंग, उससे कुछ रिलेटेड टर्म है, खाली टर्म का मतलब जानना है। जैसे मेरे को दिमाग में नहीं आ रही, खाता था जिगिंग, है ना, जिगिंग करके एक टर्म आता था, है ना, बेसिकली इसमें पार्टिकल को सेपरेट करते थे, तो, है ना, पूरा मेरे को भी याद नहीं आ रहा यार उतना, अल्ट्रा फाइन कूल, ठीक है, ये सब है। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कोल डिस्ट्रीब्यूशन, कोल डिस्ट्रीब्यूशन को बड़ा ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ कोल वाला वीडियो हम बनाया है, देख लो यार, है ना। हिस्ट्री वाला कोल वाला पार्ट 1 हम बना दिए, चलो पार्ट 2 भी तुम लोग के लिए हम डाल देंगे, पब्लिक करके जल्दी डालते नहीं है सब कुछ, लेकिन आपके लिए हम कोल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। तो बाकी चीज़ तो आपको वॉल्यूम 1 में है ही। तो ये सब जनरली पूछता है, कुछ गैसेस के बारे में होता है, ओवन गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है, वाटर गैस होता है, ठीक है। बाकी मेरे को ऐसे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, बस इतना ही, इतना ही, बार किताब भी देख लेते हैं हम। बिल्कुल, उससे ज़्यादा नहीं है, कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ही। तो अभी आपने क्या सीखा, सिम्फर का इंटरव्यू में अगर आपको जाना है तो आपको वॉल्यूम 2 का गैस वाला पोर्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 का 2 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सप्लोसिव कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लोसिव चैप्टर आसान है, आप कभी न कभी किए होंगे, तो ये आपको जल्दी कवर हो जाएगा। इसके बाद भी वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएं, उसको बड़ा ही डिटेल में पढ़ना है। तो इन तीनों चैप्टर को पहले आपको फोकस करना है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को आपको पहले फोकस करना है। इसके बाद अगर ये तीनों चैप्टर हो जाता है तो वॉल्यूम 2 को आप कोशिश कीजिए कि ए सेक्शन पूरा अच्छे से आप कवर कर लें, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जनरली क्वेश्चन इतना से ही पूछता है, जितना भी इंटरव्यू दिया होगा सिंपल में आप सबसे पूछिएगा, जनरली क्वेश्चन इतना से ही पूछता है, ठीक है। चलिए,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिलेबस आज का काम का होगा। तो इतना जानकारी सिम्फर के बारे में क्यों है, क्योंकि हम खुद इंटरव्यू में बैठ चुके हैं और भगवान का दया से मेरा क्वालिफाई भी हो गया था, बट किसी कारण से हम जॉब कर रहे थे किसी और जगह पे, और हम ऐसे ही गए थे बस देखने के लिए कि सिम्फर का पैटर्न क्या होता है। तो निकल गया था, लिस्ट विस्ट में नाम भी आया था, बट ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि किसी और जगह हम ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सिम्फर यही क्वेश्चन सब पूछता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये सब जनरली पूछा जाता है। जितने भी लड़कों से मैंने पूछा था, सबसे यही सब सवाल घुमा घुमा के पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो कम पोर्शन है यार, अगर आप कोल इंडिया के कंपेयर करें ना, कोल इंडिया से कंपेयर करें, कोल इंडिया को कोई भी वैकेंसी से कंपेयर करें, यूपीपीएससी से कंपेयर करें, उससे बहुत कम वैकेंसी है यार, बहुत ही कम। एक्सप्लोसिव चैप्टर वॉल्यूम 1 का एक चैप्टर ये हो गया, एक चैप्टर ये, वॉल्यूम 1 का 2 चैप्टर मात्र आपको करना है, वॉल्यूम 1 का मात्र 2 चैप्टर, वॉल्यूम 1 पूरा खत्म, बस वॉल्यूम 3 छूना भी नहीं है आपको, वॉल्यूम 2 का खाली गैस गैस वाला पोर्शन करना है, टाइम बचेगा तो वॉल्यूम 2 का ए सेक्शन पूरा करना है। ए सेक्शन इसलिए क्योंकि आसान है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना ही तो पोर्शन है। तो आई होप पूरा डिटेल में बताए हैं, अच्छे से बताने का हम कोशिश किए हैं ताकि आपको और दिमाग लगाना नहीं पड़े, आपका स्पष्ट पता रहे कि क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अभी हमारे चैनल में नए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है? सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, एक बार सब्सक्राइबर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।